डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पेपर के अंतर्गत हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय परिदृश्य का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड व्यू। इससे पूर्व वीडियोस में हम देख चुके हैं दार्शनिक आधार भारतीय समाज के और संगठनात्मक आधार, और उसके बाद भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। पाठीय परिदृश्य को समझने के उपरांत क्षेत्रीय परिदृश्य की चर्चा हुई है हमारी पिछले वीडियोस में। उसी को आगे बढ़ाते हुए कि भारत में जो क्षेत्रीय अध्ययन हुए हैं या जो फील्ड व्यू हैं हमारे भारत के समाजशास्त्र में, उनका महत्व क्या है। व्हाट इज द सोशोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द फील्ड व्यू। भारतीय समाज और संस्कृति के संबंध में शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, गीता एवं अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित सामग्री पर पहले प्रकाश डाल दिया गया है। इससे पहले वाले वीडियोस में पीडीएफ नोट्स के अंदर आपने देखा है। परंतु समाज कोई स्थिर व्यवस्था नहीं होती है। समाज निरंतर परिवर्तनशील व्यवस्था है और एक जटिल व्यवस्था है। इसमें निरंतर होने वाले परिवर्तनों को हम अकेले शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते, अकेले पाठ्य दृष्टिकोण से हम इसको नहीं पढ़ पाते, है ना, स्टडी नहीं कर सकते। समाज में यथार्थ और आदर्श में पाए जाने वाले अंतर को पता करने के लिए क्षेत्रीय कार्यों की आवश्यकता पड़ती ही है। क्षेत्रीय कार्य मतलब फील्ड वर्क। किसी क्षेत्र में जाकर के प्राथमिक सूचनाओं के एकत्रीकरण के द्वारा जो आनुभाविक अध्ययन होता है वो क्षेत्रीय परिदृश्य में आता है। और हमारे देश में अनेक ऐसे समाजशास्त्री, मानवशास्त्री विद्वान हुए हैं जिन्होंने वास्तविकता का पता लगाने की दृष्टि से फील्ड वर्क को ज्यादा प्राथमिकता दी है। यानी पाठ्य दृष्टिकोण अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण के अतिरिक्त क्षेत्रीय दृष्टिकोण को भी महत्व देने वाले विद्वान हुए हैं। जैसे जाति व्यवस्था की विवेचना शास्त्रीय दृष्टि से की गई है, परंतु इसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का या बदलावों का पता लगाने के लिए विद्वानों के द्वारा फील्ड वर्क भी किए गए हैं। अनेकों क्षेत्रीय कार्य भी हुए और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रीय अध्ययन हुए हैं तो जाति व्यवस्था पर हुए। बहुत ज्यादा क्षेत्रीय कार्य इंडियन कास्ट सिस्टम के ऊपर यहाँ के विद्वानों के द्वारा और विदेशी विद्वानों के द्वारा भी समय समय पर होते रहे। भारत में वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययनों का आरंभ लगभग 60-70 साल पहले हुआ था। 1950 में भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे नामक संस्था की स्थापना की थी। एक ऑटोनोमस बॉडी थी, स्वायत्त संस्था। और इसके बाद डॉक्टर डीएन मजूमदार के नेतृत्व में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य प्रारंभ हुए थे 1950 के बाद। उस दशक में 1955 में पहली बार भारतीय गांवों के ऊपर 4 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और इसके अतिरिक्त
अनेक शोध पत्रों का भी प्रकाशन हुआ। 4 पुस्तकें कौन कौन सी थी? प्रसिद्ध पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे की इंडिया चेंजिंग विलेज, मजूमदार की रूरल प्रोफाइल्स, मैकिम मेरिट की पुस्तक विलेज इंडिया और एमएन श्रीनिवास की पुस्तक इंडियन विलेजेस। ये जो 4 पुस्तकें थी, ये भारतीय गांवों का क्षेत्रीय अध्ययन का एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और 1955 में ये जो 4 पुस्तकें थी जो भारत के गांवों के ऊपर क्षेत्रीय कार्यों का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विकास योजनाओं की सफलता और असफलता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से क्षेत्रीय कार्य पर विशेष बल दिया था, विशेष फोकस किया। उनके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण पुनर्निर्माण में योगदान किया है, यानी कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का बड़ा उल्लेखनीय योगदान था, एक अच्छी भूमिका थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया था, अपन सब जानते हैं। यद्यपि उसकी कुछ कमियां भी रही हैं और कमियां किसी भी कार्यक्रम में होती ही हैं और पूर्ण रूपेण से कोई कार्यक्रम इतना सफल नहीं होता है। कोई भी योजना अथवा कार्यक्रम प्रभावी क्रियान्वयन के बिना अधिक ज्यादा सफल नहीं भी हो पाता है कई बार। तो पिछले करीब 52 वर्षों में सब कुछ हुआ, परंतु कर्तव्य परायणता की भावना से ओतप्रोत व्यक्तियों का निर्माण बहुत कम हुआ। ये बड़ा ड्रॉबैक हमारे भारतीय समाज का रहा है, ये कमी रही है भारतीय समाज की। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू हुई, विकास योजनाएं लागू हुई, ग्रामीण योजनाएं लागू हुई, ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में प्रयास हुए, ठोस प्रयास हुए, सरकारी स्तर पर भी गैर सरकारी स्तर पर भी। लेकिन समाजशास्त्री विद्वानों का ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष रहा कि पिछले करीब इतने 5-6 दशकों के टाइम पीरियड में कर्तव्य परायणता की भावना से ओतप्रोत जो है व्यक्तियों का निर्माण बहुत कम हुआ। और सब चीजें हुई, और कोई राष्ट्र बनता है तो व्यक्तियों से बनता है। और यदि ऐसा होता तो हमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा विद्वानों का मानना है। ऐसा श्यामाचरण दुबे जो बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्री भारत के हुए, उन्होंने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया। एमएन श्रीनिवास ने क्षेत्रीय अध्ययनों में विशेष रुचि ली। उन्होंने क्षेत्रीय कार्य के आधार पर संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाएं प्रस्तुत की। संस्कृतिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक निम्न जाति उच्च जातियों की जीवन विधि को अपनाती है और अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करती है। आरंभ में श्रीनिवास ने इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण नाम दिया, लेकिन बाद में फिर इसका नाम संस्कृतिकरण किया गया। और भारत में 190 वर्षों में अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए उन्होंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया, वेस्टर्नाइजेशन। यानी एमएन श्रीनिवास की बहुत बड़ी देन है ये दो क्षेत्रीय अध्ययन कार्य की दृष्टि से, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। और इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता ही है। श्रीनिवास ने जातियों में प्रभुत्व और संस्थान का अध्ययन किया और डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा प्रस्तुत की। प्रभु जाति यानी एमएन श्रीनिवास ने जो अध्ययन किया मैसूर के कुर्ग लोगों में, उन्होंने बहुत बड़ी एक पुस्तक भी लिखी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो मैसूर के अंदर कुर्ग लोगों का अध्ययन उन्होंने जो है किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने
दीर्घ और लघु परंपराओं की अवधारणा प्रस्तुत की। एस.सी. दुबे, मैकिम मैरियट, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जो पुस्तकें आई उनकी चर्चा हो चुकी। इसके अलावा रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारतीय ग्रामीण समाज में एक विशेष जो है अध्ययन किए दीर्घ और लघु परंपराओं के रूप में, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत की। मैरिट ने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं भारतीय सभ्यता की जटिलता को समझने के लिए और लघु और दीर्घ परंपराओं के बीच एक श्रृंखला चैनल्स एवं अंतःक्रिया को प्रकट करने वाली क्षेत्रीय अध्ययन है। मैकिम मैरियट ने अवधारणाएं दी सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की, रेडफील्ड ने अवधारणाएं दी लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की। कंप्लीट ये मैरियट वाली अवधारणाएं और रेडफील्ड वाली अवधारणाएं भारतीय ग्रामीण समाज को और भारतीय ग्रामीण सामाजिक संगठन को विश्लेषण करने के लिए अत्यंत उपयोगी अवधारणाएं। दुबे ने लघु और दीर्घ परंपराओं के स्थान पर बहुमुखी परंपराओं को ज्यादा लाभदायक माना। इसके अतिरिक्त ऑस्कर लेविस एक और विद्वान हुए। ऑस्कर लेविस ने ग्रामीण राजनीतिक जीवन को समझने के लिए नातेदारी पर आधारित गुट का अध्ययन किया। समूह गुट, नातेदारी पर आधारित यानी कि किनशिप बेस्ड फैक्शन। गुट का ना गांव के अंदर फैक्शनबाजी होती है, ये गुटबाजी बहुत होती है पंचायत चुनाव के अंदर, आज भी हम देखते हैं। तो उस समय ऑस्कर लेविस ने तो उस टाइम पर अध्ययन किया था, इतने दशक पहले। और रेडफील्ड ने कृषि को एक जीवन विधि के रूप में स्वीकार किया है तथा गांव के लोगों को कृषक समाज की संज्ञा दी है। और इन लोगों की संस्कृति को ही रेडफील्ड के अनुसार फोक कल्चर कहा जाता है, एक लोक संस्कृति कहा जाता है। और रेडफील्ड ने एक अलग अवधारणा भी दी जो ग्राम नगर सातत्य के नाम से जानी जाती है। बहुत सी अवधारणाएं दी, यानी कि भारतीय ग्रामीण समाज को समझने में एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मैरियट, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार और आपके ऑस्कर लेविस आदि विद्वानों का योगदान है। क्षेत्रीय अध्ययन कार्यों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, बड़ा समाजशास्त्रीय योगदान है। दैट्स ऑल।